तो मेरे जीवन में दो मेरे गुरु के रूप में उपस्थित हुए। पहले मेरे कविता के गुरु थे पंडित सुल्तान पंत, जिनका मैंने 1964 में सानिध्य स्वीकार किया था। मैं उनके पास निरंतर जाता रहता था और मेरी कविताओं का उन्होंने करेक्शन किया और उनकी कृपा से कई 10-12 संग्रह क्षमता के प्रकाशित हो चुके हैं। इसी तरह 2011-10 के आसपास मेरा राघवेंद्र ठाकुर जी से परिचय हुआ, जिन्होंने मेरी कहानियों का करेक्शन किया है। ये मेरे दूसरे गुरु हैं। मेरे पूरे 75 साल की उम्र में दो ही गुरु मुझे मिले, एक हिंदी कविता के और एक हिंदी कहानी के। ये अमृत महोत्सव के हम इसीलिए बताया पहले कि एक बूंद खड़ी है सामने आपके, ऐसे जौहरी ने निर्माण किया जो हीरा खड़ा है, सब नहीं कर सकते। बताइए 75 साल मैंने इलाहाबाद से पार किया और कन्नौज आया, और पूरे कन्नौज तक आने में 2023 तक आने में दो ही ऐसे व्यक्ति मिले जो जौहरी थे, एक तो पंत जी और दूसरे राघवेंद्र ठाकुर जी। और आपको ताज्जुब होगा कि कहानियाँ मैं लिखवा था। मैंने सोचा कि ऐसा कोई प्रकाशक मुझको मिल जाए जिसे मैं अपनी कहानियों की किताब का प्रकाशन करूँ। ये सदन इसलिए रहा हूँ, लोकार्पण इस किताब का हुआ है जो अभी आपको बता रहे हैं, ये आप ही दें। तो वो कहानी की किताब पर हमसे परिचय था नहीं सीधा। तो साधना शुक्ला जी थी हमारे यहाँ फड़का वाली फतेहगढ़ में, वो लेक्चरर थी हिंदी की, और डॉक्टर साधना शुक्ला जी थी। वो उनका अभी संग्रह आपने 2 छापे हैं अपने इससे प्रकाशन से, JMB पब्लिकेशन से। तो उनसे हमारा परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि कोई प्रकाशक को बताइए तो मेरी भी कविता की किताब निकल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने आपसे हमारा फोन से ही परिचय कराया। और ये संयोग रहा होगा या संस्कार रहा होगा या कुछ मेरा भाग्य रहा होगा जो मुझे इस तरह के गुरु मिले, वरना कहाँ मिलता भाई। आप तो जमाने में गुरु बनने बहुत सारे हैं, हजारों लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन बताने वाला और खड़ा करने वाला और संरक्षण देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस किताब, सबसे पहली किताब मेरी छापी थी जो आपने JMB पब्लिकेशन से, इतनी राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ। और आपको बताएं कि ये ये 2013 में चली। और इससे इन कहानियों से ऐसे नहीं हुआ, आपने हमको समय दिया और कहा कि अब कानपुर आ जाइए, और कानपुर में मैं रुकूंगा। 3 दिन मेरे लिए रुके और सुबह 10 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक एक कहानियाँ स्वयं पढ़ते थे और मुझसे पूछते थे कि ये क्यों, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, इसका क्या अर्थ होगा। और आप समझिए कि ये 12-13 कहानियाँ हैं। 3 दिन में आपने कड़ी मेहनत से काम किया। क्या हम आप कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जौहरी बनना तो बहुत कठिन है, संपादक बनना भी बहुत कठिन है। आप बता दें, संपादक की आसान काम नहीं कर सकता। संपादक चाहे तो कभी को तो इसलिए मैं इस संदर्भ को ले रहा हूँ थोड़ा। ये अमृत महोत्सव की बूंद का चर्चा है। अमृत महोत्सव चर्चा पूरे देश का था, लेकिन हम सब साहित्यकारों के जो हम अमृत बूंद की तरह है उनकी चर्चा हमारी। और मेरी बड़ी अच्छी भूमिका आपने लिखी। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, एक अमृत बूंद का एक बहुत बड़ा स्तंभ है ये, जिनकी चर्चा के माध्यम से, जिनके का माध्यम से लिखा, इन्होंने भूमिका में लिखा मेरी कहानी की। ऐसा कहा माना जाता है कि मनुष्य ने जब से सोचना आरंभ किया तभी से कहानी का जन्म हुआ। ये आपकी भाषा में है, श्री राघवेंद्र ठाकुर जी की भाषा में ये भूमिका लिखी है। आप समझिए कि मैं एकदम नया था, ऐसा नहीं था कि मैं कहानी के क्षेत्र में नया था। कविता के क्षेत्र में तो बहुत 2-3 का संग्रह उस समय निकल चुके थे, आपने भी 3 संग्रह हमारे साथ है, लेकिन कहानी में मेरा पहला कहानी। आदिकाल से ही वो अपने मनोभाव को कहानी के रूप में व्यक्त करता आया है। कहानी एक ऐसी विधा है जो लोगों में जिज्ञासा पैदा भी करती है और जिज्ञासा को शांत भी करती है। इसलिए मानव समाज में प्राचीन काल से ही कहानी का सर्वोच्च स्थान रहा है।
प्राचीन काल में जब कहानियाँ पुस्तक के रूप में पाठकों के समक्ष नहीं आती थी, तब कहानियाँ लोक कथाओं तथा श्रुति और स्मृति के माध्यम से दादा दादी और नानी के माध्यम से सुनाई जाती थी। भारतीय समाज में हमेशा से कहानी सुनने और सुनाने की एक लंबी परंपरा रही है और इस परंपरा से जुड़े अनेक साहित्य कहानीकारों ने इस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जब भी इन कथाकारों की चर्चा होती है तो कहानी जगत में सर्वोच्च शिखर मुंशी प्रेमचंद का नाम सहसा ही ओठों पर आ जाता है। कहानी निसंदेह ही जीवन की प्रसंगियों से उठी वेदना संवेदना अंतर वेदनाओं से प्रस्फुटित होती है। यहाँ यह भी सत्य है कि कहानीकार का रचना संसार उसके द्वारा निर्मित एक कल्पना लोक के इर्द गिर्द विचरण करता है। अतः ये कहना अनुचित न होगा कि कहानी साहित्य की एक विधा है और साथ साथ हमारे समाज का अभिन्न अंग भी है। मानव जीवन को राग द्वेष क्रोध दया क्षमा ममता करुणा आदि भाव ने सदा ही उद्वेलित किया है, जिसका सहज सरल निरूपण कहानी में होता आया है। आज की कहानी जिंदगी की तेज रफ्तार आपाधापी सामाजिक आर्थिक विषमताओं भौतिकवाद भोगवाद जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद एवं वैश्वीकरण आज जन मानस को झटकोर देने वाली अनेक पहलुओं के माध्यम से गुजरती है। बहुयामी अब आगे उन्होंने हमारी कहानी को जिक्र किया है, तो मेरा कहना इस संदर्भ कहानी का कहने का भूमिका से मतलब यही था कि आपने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो कहानी के क्षेत्र में भी चला। कविता के क्षेत्र में तो आप सब बहुत से लोग जुड़े हुए, कहानी के क्षेत्र में चला। इन्हीं कहानियों को लेकर के इसके जहीर ललितपुरी साहब के ललितपुरी हैं, इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इसलिए मैंने सोचा कि इसका लोकार्पण आपके हाथों से होगा तो मेरे लिए उपयोग होगा। और दूसरा देखिए हिंदी सागर जैसा आप तो सभी जानते हैं कि सभी इसमें सभी करता है, तो इतनी आसानी से ये आर्ट पेपर पर नहीं मैगजीन को निकलती। थोड़ा सरकार ने भी एक बार मैगजीन अमृत वो करके दूसरे संपादक नाम भी निकाला था, लेकिन वो 2-4 डिक्लेप के बाद जाएगा। इस आर्ट पेपर पर निकालना कविता को और उसके फोटोग्राफ को, कवि के फोटोग्राफ को बहुत कठिन था। और जितनी भी कविताएं इसमें दी है 73 कवियों की कविताएं हैं इसमें और बड़ी श्रेष्ठ कविताएं हैं, बड़ी सारी कविताएं पढ़ी हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इनका चयन, आपका चयन जो है बहुत अच्छा है। तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से जरूर है कि केवल कवि गोष्ठियों में कविताओं को पढ़ने का उद्देश्य आप मत बने। पढ़िए, जोरदार पढ़िए, अपनी बुलंद आवाज से पढ़िए। हिंदी बड़ी बुलंद है और भोपाल की हिंदी तो और बुलंद है। जितना भोपाल में हिंदी को समर्थन मिलता है, जितना भोपाल में हिंदी को भोपाल ने हिंदी को संरक्षण दिया है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश से पहले ही हुआ, वहाँ से वहीं तो वहीं रही रहा, लेकिन हिंदी को कोई संरक्षण नहीं है, कोई हिंदी भवन कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजेश टंडन हिंदी भवन जो लखनऊ में है भी, उस पर भी सरकार पूरी तरह से हावी है, साहित्यकार का कोई भाग। तो आपका जो हिंदी भवन है भोपाल का और बाहर लगे हुए जो साहित्यकारों की चित्र हैं वो बहुत अतुलनीय है कि कम से कम हिंदी वालों को इतना प्रोत्साहन देते हैं, इतना मान देते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। तो मैं जब भोपाल मैं भी जब आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब हिंदी की बात वहाँ होगी। जहाँ जाइए राजनीति चलती है सब जगह हिंदी के लेकर के। कोई कहता है हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, कोई कहता है नहीं होगी, कोई कहता है होने नहीं देंगे। दक्षिण वाले तो तैयार बैठे हैं। जब भी आपको बताएं कि बेंगलोर और वहाँ बहुत जगह हम गए, केरल और तमिलनाडु वगैरह, हिंदी में भी वो बात करते हैं। किस समय? जब आपको सब्जी लेनी होगी, कोई सामान लेना होगा, जब साड़ी लेनी होगी, कपड़े लेने होंगे, हिंदी में बात करेंगे। वहाँ ये नहीं कहेंगे मैं अब हिंदी में बात करूँगा। वैसे आपस में वो हिंदी बात नहीं करेंगे। तेलुगु वाला तेलुगु बच जाएगा, कर्नाटक वाला कर्नाटक बच जाएगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बच जाएगा। बची भाजप दो। और हिंदी को तो हिकारत की नजर से देखा जाता है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जब बाजार वाले में उतरते हैं, जब वो सब्जी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो हिंदी में जरूर बोल देंगे। हिंदी वाला खरीदने गया तो बड़ा लुभाएंगे। और हिंदी अच्छी है ऐसा नहीं। हमने अभी गए थे थोड़ी दिन पहले बेंगलोर, तो मुझे वहाँ पास में कई मंदिर अच्छे हैं। एक पंचनागेश्वर मंदिर
हमारा करना लोग, वो सारे लोग सोमवार को देखा देर बैठे वहाँ और देखा सब संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हैं। कन्नड़ में कोई मंत्र नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में कोई मंत्र नहीं पढ़ा, पंच सब कर्पूर गौरम करुणा उतारम बड़े जोर जोर सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वही हिंदी है जहाँ से हिंदी निकली है, उसकी मातृभाषा जो भी मानी जाए, संस्कृत बात करनी मानी है, तो उसका तो उच्चारण करते ही करते हैं। तो हम लोग भी अपनी कविताओं को जैसा भी लिखे, जिस तरह लिखे, कोशिश करें, पढ़ें भी थोड़ा। जो भी राघव ठाकुर ने किताबें निकाली, बहुत अच्छी किताबें हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद 100-150 किताब तो निकाल ही चुके होंगे। उनको लीजिए और उन कविताओं को पढ़िए, अध्ययन करिए कि कवि क्या कह रहा है, कहाँ तक जा रहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारा जो ज्ञान आपको मैं दे रहा हूँ, ये राघव ठाकुर की कहानी दिया हुआ है, तो मैंने कहानी एक्शन के समझ। तो देखिए, और उसके बाद कोशिश करिए कि उसका प्रकाशन भी आवश्यक हो। ऐसा नहीं, पहले तो प्रकाशन आप करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो पत्रिकाएं निकालते हैं हिंदी सागर, इसमें भेजिए और इसके आगे से माध्यम से बढ़िए। मैंने भी ये किताब, पहली किताब मेरी कहानी की है, 12 में निकली। तो उसके बाद फिर जब हमने और कहानियाँ थोड़ी थोड़ी 3-4 कहानियाँ, तो उसको प्रवासी मजदूर करके कहानी लिखी और उसी का ये अनुवाद जो आज आपने लोकार्पण में देखा। तो मेरी राय इसलिए है कि कोशिश करिए कि आप नहीं आप कर पाते तो जो कह रहा है उसकी बात मानिए। ये भी है, जैसे हमको नहीं आता था छपड़ा छपाना, लिखना लिखाना कुछ भी, तो हमने 2 लोगों को पकड़ लिया अपने जीवन में। उधर पंडित सुमित्रानंद पंत बैठे थे कविता में और कहानी में आप बैठे। मेरे लिए तो 2 स्तंभ बहुत है, 11 हो गए। और कोशिश मैं यही करता रहा आज दिन तक, अभी तक तो कोशिश यही है कि मैं उनके साथ बना रहूं, वो जैसा कहें वैसा करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा अमृत महोत्सव है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मेरे भी उम्र के 75 साल पूरे हुए। दास होने मेरा भी अमृत महोत्सव है आज़ादी के साथ साथ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ लूँ जिससे मेरा भी वर्चस्व हो। मेरा पहला नहीं हो सकता, अभी अच्छी तरह मान लीजिए, अगर शायद पंडित जी उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ा तब मैं क्या समझ नहीं होते तो मैं आज कभी नहीं होता। कहीं घास पोत रहा होता, कहीं खेती, हमारे पास बहुत है वहाँ खेती कर रहा होता, कहीं कुछ कर रहा होता। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो हिंदी के स्तंभ थे उस जमाने में, और उन्होंने हाथ पकड़ लेने से लगा मैं भी कविताएं लिखूँ अच्छा। तो हमसे पूछने लगे कि क्या कुछ लिखते हो, तो हमने ऐसे कह दिया हाँ लिखते हैं। क्या अच्छा लिखते ले आना। एक हफ्ते बाद मैं जरूर कहीं कविता लिखूँ और मैं 12 घंटा पटांग इधर उधर करके और सब लाके धर। आज बताएं जो उन्होंने करेक्शन किया बताया, और मुझे वो आज भी कविता मेरी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने मान लिया जैसे कि मेरे गुरुदेव हैं। पहली कलम उनकी चली और मेरी कहानी पर दूसरी कलम राघव ठाकुर की चली। मैं आज आपके सामने इस पुस्तक को लेकर खड़ा हूँ। तो हमारा मतलब यही है कि ऐसे लोगों को चुनिए। अगर आपको थोड़ा भी दार्शनिकता महसूस होती है, थोड़ा हिंदी में कमजोरी महसूस होती है, ऐसे ऐसे लोगों को लीजिए जो अमृत की तरह हमारा, इनको कोई नहीं भूलेगा और ना आप भुला सकते हैं। अगर भुलाने की कोशिश में करेंगे आप हट जाएंगे विश्व साहित्य रचनाक्रम से, लेकिन आपको ये रात को दिन में सोचते रहेंगे कि वो थे, वो करते रहे ऐसा, वहाँ हम जाते रहे। ये अमृत महोत्सव का असली क्या है। आज़ादी की लड़ाई तो आपने शुरू से देखी, हमने भी देखी, सन 47 में पैदा हो गए, तब से लगा कि आप तक देखते या चले आ रहे हैं। क्या बखान करें, इतिहास में हमारे इतिहासकारों ने बहुत लिखा है, सरकार पूरी तरह से स्वाधीनता अमृत महोत्सव डालेंगे, लेकिन हमारी हिंदी का कोई नहीं। इसलिए इतना कहकर के बात से यही निवेदन करेंगे कि कोशिश करिए कि जिस व्यक्ति के साथ दिया उसका आप भी साथ, जब तक मन हो बंधन में नहीं आएंगे, बांधेंगे अपने को तो आप सीमित होता है, स्वतंत्र होकर साथ, मगन होकर साथ में और खुश होकर साथ में। तो आप देखेंगे आपकी जो रचना है वो खिल जाएगी। आपकी रचना भी जो आप पढ़ेंगे आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। महादेवी की रचनाएं देखिए प्रफुल्लित होती है। महादेवी का साथ बहुत मेरा उस समय रहा, काफी मैं जाता था उनके पास, तो वो गीते बहुत सुनाती थी। तो ये लोग कैसे खिले हुए
लगते थे और पंछी खूब सुंदर लगते थे, बूढ़े थे तो उस समय क्षेत्र बसते हैं, छोटे बाल का घुंघराले बाल, सफेद सफेद और इतने सुंदर कि हमारे अलावा तो कोई कभी तरह सुंदर था ही नहीं और बहुत सारे। लेकिन मेरे जैसे इंटर के छात्र को उन्होंने कहीं देश का अच्छा अच्छा पढ़ा लिया और पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पाया पढ़ना होने के लिए, ये बहुत अच्छा कवि है। आज उनका लिखा हुआ है, मुझे अच्छा कवि बना दिया। वहाँ उस समय हिंदी ही नहीं जानता था, एक लाइन नहीं जानता था और वो महाकवि कह रहा है चलो बढ़ो आगे बढ़ो आगे। यही ये गुरु का काम है और यही हमारे लिए अमृत महोत्सव है। मैं आप सबको काम करता हूँ, समय दे रहा हूँ।